हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी किसी किसी नारी की किस्मत में सामंजस्य बिठाना ही लिखा होता है। जिंदगी भर वो सामंजस्य बिठाती है और कभी भी उसका मनचाहा उसको नहीं मिल पाता। एक ऐसे ही कथानक से जुड़ी हुई कहानी है। शीर्षक है चिर अकेली। रेणुका जाड़े की धूप को फैलती हुई देख रही थी। बरामदे के कोने में भी धूप का एक टुकड़ा अटखेलियां कर रहा था। उसे लग रहा था कि काश पुराने दिन लौट आए और वो पुरानी रेणु बन जाए। उसे लग रहा था कि काश पुराने दिन लौट आए और वो पुरानी रेणु बन जाए। दादी सुबह से ही आवाज़ लगाती रहती थी, रेणु तैयार हो जा जल्दी से, नहीं तो बिना खाना खाए स्कूल भाग जाएगी। उसका रोज़ का नियम था, पहले धीरे धीरे तैयार होना और फिर खाना छोड़कर स्कूल भागना। घर में दादी का वर्चस्व था। माँ रसोई संभालती थी, वो समय पर खाना बना देती थी। उसके बाद का पूरा डिसिप्लिन दादी के हाथ में होता था। उसे हंसी आ गई थी। वो भी तो आज दादी है, कहाँ गया अनुशासन? उसे तो स्वयं अनुशासन में रहना पड़ता है। उसे तो उठने बैठने चलने के तरीके सिखाए जाते हैं। कभी कभी वो स्वयं से पूछती है कि सामंजस्य स्थापित करने की इतनी पुरजोर कोशिश उसने जिंदगी भर क्यों की? जीवन भर उसका चेहरा आंसुओं से भीगा रहा। उसे किसी की ये पंक्तियां याद आ रही थीं। खत एक चेहरे पर कुछ ऐसा आंसुओं से लिखा, खत एक चेहरे पर कुछ ऐसा आंसुओं से लिखा और फिर किसी ने ताजिंदगी पढ़ा भी नहीं। मायके में भरपूर शिक्षा वो संस्कारों से सुसज्जित करके उसकी शादी की गई थी। पति नमन व्यापार करते थे। संयुक्त परिवार था। ससुर का देहावसान कुछ वर्ष पूर्व हो चुका था। छोटे भाई बहन की पढ़ाई से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी, वो माँ की पूरी जिम्मेदारी नमन के कंधों पर था। रेणुका ने अपने कंधे का सहारा देने की कोशिश की थी और शादी के बाद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर पद का उत्तरदायित्व संभाल लिया था। आर्थिक लाभ कुछ अधिक तो नहीं था, पर कम से कम नमन पर बोझ नहीं बनी थी। इस बात की संतुष्टि उसे थी। वो अपने सभी कर्तव्य समुचित ढंग से निभाने की कोशिश करती थी, मगर सासू माँ को कोई न कोई कमी नजर आ ही जाती थी। जाड़े के दिनों में भी किचन में घर वाले स्लीपर भी अलाउड नहीं थे। उसे सर्दी बहुत जल्दी लगा करती थी। मायके में ठंड लग जाने पर माँ रात को हल्दी वाला दूध बनाकर देती थी। यहाँ अपने लिए खुद दूध बनाने का मन नहीं करता था, वो भी दिन भर थकने के बाद। नमन को, वो देवर ननद को, वो रोज खाने के बाद दूध बनाकर देती थी, पर नमन ने या सासू माँ ने उससे दूध पीने को कभी नहीं कहा था। कभी कभी ऐसे मौक़ों पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उसने जब इस घर को अपना घर मान लिया है, तो ये लोग उसे अपना क्यों नहीं मान लेते? ननद रेवा अच्छी थी, मगर उसे भी उसका विरोध बिल्कुल पसंद नहीं था। सामंजस्य बिठाने की कोशिश में रेणुका ने इस बात का ध्यान हमेशा रखा था। सावन में गुड़िया त्योहार पर ननद के लिए कपड़े लाते समय वो हमेशा रेवा को साथ में रखती थी।
ताकि हर चीज़ उसकी पसंद की ली जाए। उसने बजट की परवाह कभी नहीं की। नमन को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता था। वो महीने का खर्च एक बार रेणुका को दे देता था और रेणुका देवर को घर का सामान लाने के लिए पैसे दे दिया करते थे। उससे नमन ने भी कभी नहीं पूछा था कि क्या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। त्योहारों पर उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती थी, पर मायके तक कोई बात पहुंचाना उसे अपने खुददारी के खिलाफ लगता था। कभी कभी रातों में नींद न आने पर वो छत की ओर निहारा करती थी। वो कमरे में फैले हुए शून्य से पूछा करती थी कि क्या वो सचमुच इतनी बड़ी हो गई है? क्या अब उसे प्यार भरे दो शब्दों की जरूरत भी नहीं रही? जवाब में दो आंसू टपक जाया करते थे। शादी का 1 साल बीत गया था और वो दिन भी आ गया था जिसे वो नमन के साथ बिताना चाहती थी। उसने नमन के सामने प्रस्ताव भी रखा था कि नमन भी समय निकाल ले और वो भी स्कूल से 1 दिन की छुट्टी ले लेगी। घर में वो खाना बनाकर रख देगी और वे दोनों बाहर घूमेंगे और बाहर ही खाएंगे। नमन ने बहुत सहज स्वर में कहा था, रेणुका, मुझे इन सब बकवास बातों में कोई यकीन नहीं है। ईश्वर ने समय दिया है काम करने के लिए, और फिर मुझ पर तो जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। हाँ, अगर तुम एंजॉय करना चाहती हो तो रेवा और रमन के साथ जा सकती हो। रेणुका ने वो दिन भी स्कूल में बिताना ही बेहतर समझा था। शादी की सालगिरह बिना पति के क्या एंजॉय करना? जब वो मौका आया था और परिवार में सबके चेहरे खिल गए थे, तब भी नमन हल्के से मुस्कुराकर रेणुका के सामने से निकल गए थे। अकेली रेणुका सपने में उस बाल गोपाल का चेहरा देखती रहती थी। समय पर बाल गोपाल भी आ गए थे। रेणुका बहुत खुश थी। उसे बातें करने के लिए एक नन्हा सा दोस्त जो मिल गया था। रेणुका बच्चे के साथ अधिकतर समय बिताती थी। इस प्रयास में घर के लोगों को शिकायत भी होने लगी थी। यहाँ तक कि कभी कभी नमन भी अस्पष्ट शब्दों में शिकायत करने लगा था। उसने स्कूल से भी छुट्टी ले रखी थी, वो भी लीव विदाउट पे। खर्चे भी बढ़ गए थे। नमन ने रात को कहा था, ऐसे कैसे चलेगा रेणुका? और रेणुका ने छिपा हुआ जवाब स्वीकार कर लिया था। दूसरे दिन वो स्कूल गई थी और अगले दिन ज्वाइन करने की अनुमति मांगी थी। रात को सोते समय उसने खुद से सवाल किया था कि क्या मातृत्व का सुख भोगने का अधिकार उसे नहीं है? जवाब आंसुओं ने चेहरा गीला करके दिया था। फिर से घर और स्कूल साथ साथ चलने लगे थे। बचा हुआ वक्त बच्चे को दे पाती थी। सासू माँ बीच में वक्त में बच्चे को देखभाल किया करती थी। सासू माँ बीच के वक्त में बच्चे की देखभाल किया करती थी। उसका नाम लोकेश रखा था। लोकेश को धीरे धीरे दादी की आदत हो गई थी। समय बीतता जा रहा था। लोकेश बड़ा होता जा रहा था। स्कूल के बाद कॉलेज जाने लगा था। अपना रास्ता उसने खुद ही चुन लिया था और कंपटीशन की तैयारी करने लगा था। ईश्वर की कृपा से वो अपनी मेहनत से वो रेंजर बन गया था। मैं तो माँ की दुआओं के अलावा उसे कुछ नहीं दे पाई थी। लोकेश में भी मेरी तरह कम बोलने की प्रवृत्ति थी।
वो अपने पापा से भी बहुत कम बात करता था। नमन को वैसे भी समय बहुत कम मिल पाता था। लोकेश के रेंजर बनने की खबर मिलने पर वो मुस्कुरा दिए थे। समय ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे और लोकेश ने अपने कदम अपने गृहस्थ जीवन की ओर बढ़ा दिए थे। एक सुंदर वो पढ़ी लिखी लड़की रविता से लोकेश की शादी हम लोगों ने कर दी थी। लोकेश की पोस्टिंग देहरादून हो गई थी। हमने रविता को भी उसके साथ ही भेज दिया था ताकि लोकेश को ड्यूटी निभाने में कोई पारिवारिक परेशानी न आए। दशहरे की छुट्टियां आई थीं तो मन ने चाहा था कि जाकर बेटे का घर देखा हूँ। वैसे भी अगले माह मैं रिटायर होने वाली थी। सोच रखा था कि अगर वहाँ अच्छा लगेगा तो बीच बीच में वहाँ भी जाकर रहा करूँगी। इस बीच सासू माँ के सुपरविज़न में ननद रेवा व देवर रमन की शादियाँ हो चुकी थी। रेवा ससुराल चली गई थी और रमन अपनी पत्नी माधुरी के साथ हमारे साथ ही रहता था। रमन लोकेश के साथ ही बिजनेस में हाथ बटाता था। सासू माँ काफ़ी बुजुर्ग हो चली थी। मैं सुबह से शाम तक स्कूल में ही रहती थी। इस तरह घर का पूरा संचालन माधुरी के हाथ में आ गया था। बिजनेस अच्छा चल रहा था, इसलिए घर के लिए एक पार्ट टाइम मेड भी रख ली गई थी। कई बार मैंने महसूस किया था कि माधुरी मुझे भी बार बार टोका करती थी। भाभी, आपने ये गिलास यहाँ क्यों रख दिया? सुबह आप जो सब्जी बनाकर गई थी उसमें नमक ज़्यादा था। आप पराठे कुरकुरे नहीं बनाती। भैया तो कुछ भी नहीं बोलते, पर रमन इसको पसंद नहीं करते। रमन को कुरकुरा पराठा ही पसंद है। मैं चाह कर भी नहीं कह पाती थी कि बचपन से रमन मेरे हाथ का बनाया हुआ ही खाता आ रहा है। मैं क्या सासू माँ, जिन्होंने हमेशा घर पर हुक्म चलाया था, भी माधुरी को कुछ नहीं कह पाती थी। एक दुख घर में सबको था कि माधुरी की गोद अभी तक नहीं भरी थी। इस बीच लोकेश ने दबे छुपे शब्दों में खुशखबरी सुनाई थी। मैं तो मन ही मन बावली हुई जा रही थी कि मैं दादी बनने जा रही हूँ। मैंने नमन से वो सासू माँ से अनुमति मांगी थी और अनुमति मिल भी गई थी। स्कूल से पूर्व में रिटायर हो ही चुकी थी, इसलिए कुछ दिन वहाँ रुकने का मन बनाकर मैं देहरादून गई थी। लोकेश स्टेशन पर लेने आ गया था। मन बहुत खुश था। बेटे के घर आई थी, बेटे को वर्दी में देखती थी। 4 लोग घर में काम करने के लिए आते थे। सब कुछ बहुत सुखद था। ईश्वर का शुक्रिया अदा करती थी कि मेरी कल्पना से भी अधिक उसने मुझे दिया था। कुछ माह बीते थे और ईश्वर ने मेरी झोली में एक और बड़ी खुशी डाल दी थी। एक गोलगोथला सा पोता नर्स ने मेरे आंचल में डाल दिया था। मैं आत्म विभोर हो उठी थी। मेरे दादी बनने की खबर मैंने नमन को, वो सासू माँ को सुनाई थी। सब बहुत खुश थे। रविता बच्चे को लेकर घर आ गई थी। मैं तो पूरे समय बस बच्चे को गोद में ही लिए रहना चाहती थी, लेकिन रविता बीच बीच में टोकती रहती थी। मम्मी, उसको गोद की आदत हो जाएगी, उसे लिटा दीजिए। मैं मन महसूस कर उसे लिटा देती थी, पर उसके आसपास ही डोला करती थी। मेरे बताए हुए खान पान, मालिश के तरीके, बच्चे को कपड़े पहनाने के तरीके, सब में रविता को पुरानापन नजर आता था। एक दिन मैंने अपने सुबह के पहने हुए कपड़ों में आकर बच्चे को गोद में उठा लिया था।
रविता ने जोर से लगभग चिल्लाते हुए कहा था, मम्मी आप तो कुछ भी करती रहती हैं, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा तो। आप पुराने लोग कुछ सोचते समझते तो है नहीं। परेशानी तो हमें होगी, आपको क्या, आप तो चली जाएंगी। उसने धीरे से बच्चे को लिटा दिया था और अपने कमरे में आकर फफक फफक कर रोने लगी थी। ये आंसू भी कितने बेअदब है, बिना अनुमति मांगे ही चले आते हैं। वो अच्छी तरह जानती है कि लोकेश की अपनी कोई आवाज़ नहीं है, इसलिए उसने अपनी आत्मा की आवाज़ को भी मुखर होने से रोक लिया था। नमन का फ़ोन आया था कि सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे वापस बुलाया था। मैं वापस चली गई थी पोते को छोड़कर। जाते समय आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर पहुंचने पर माधुरी बोली थी कि अच्छा हुआ आप आ गईं, अब मैं घर देखूं या इनको। एक सप्ताह बाद सासू माँ हमें छोड़कर चली गई थी। घर का वो बरामदा हमेशा के लिए खाली हो गया था। साथ ही उनकी गूंजती हुई आवाज़ें भी शून्य हो गई थीं। मैं और अकेली हो गई थी। लोकेश अकेले ही आया था, छुट्टी बहुत कम मिली थी, इसलिए 13वीं बरसी होते ही चला गया था। नमन ने अपने आप को और अधिक काम में डुबो लिया था। मैंने उन्हें पोते की फ़ोटो मोबाइल पर दिखाकर पूछा था, किस पर गया है, अंदाज़ा तो लगाइए। उन्होंने कहा था कि मुझे इन चीज़ों का कोई अंदाज़ा नहीं है, तुम ये सब करती रहो। मैं चुप हो गई थी। सच था कि मेरे पास तो अब ये सब करने के अलावा और कुछ करने को बचा ही नहीं था। रसोई में, घर में माधुरी के निर्देश चलते थे। मेरे बेटे के घर में बहू का साम्राज्य था। नमन का अपना कार्यक्षेत्र था, या यूं कहूँ कि नमन का और मेरा मानसिक धरातल भी अलग अलग था तो गलत नहीं होगा। एक शाम मुझे पूरी तरह से तोड़ने वाली खबर मिली थी। ऑफिस से घर आते समय एक ट्रक ने नमन की बाइक को टक्कर मार दी थी। मेरे अस्पताल पहुंचने के पहले ही नमन हमें छोड़कर चले गए थे। सब कुछ पहले की तरह ही हुआ था। सब आए थे, औपचारिकताएं निभाई गई थीं और सब चले गए थे। रेणुका को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या नमन पहले उसके साथ थे। दुनिया की निगाहों में शायद वो साथ थे, पर वो तो अपने दिल पर हमेशा एक शून्य लहराता हुआ पाती रही। उसका मूक मन किसी से भी अपनी शिकायत नहीं कर पाया, बस सबकी बातें सुनती ही रही है। अब वो अपने आप से पूछती है कि उसने अपने मन पर यह अत्याचार किस लिए किया। घर के कोने में पड़ी एक बेकार सी वस्तु की तरह वो कुछ समय तक उसी घर में रही थी। कुछ वर्ष बीत गए थे। पोता वरुण इस बीच 16 साल का हो गया था। रमन ने कारोबार और घर के बंटवारे की बात उठाई थी, तो लोकेश भी सपरिवार आया था। रेणुका ने कह दिया था उसे सिर्फ गांव की छोटी सी खेती की ज़मीन, वो उस पर बनी कोठरी चाहिए, बाकी रमन व लोकेश आपस में बांट लें। रेवा ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया था। बंटवारा होते समय पोते वरुण ने रेणुका से पूछा था, क्या आप वो खेत वो कोठरी ले ही क्यों नहीं है? क्या हम लोग आपका पालन पोषण नहीं करेंगे? रेणुका के मन में आया था कि वो वरुण को जवाब दे दे कि करोगे तो, मगर भीख देने जैसा करोगे, और मैं स्वाभिमान के साथ अंत समय में जीना चाहती हूँ। रेणुका गांव आ गई थी।
कलुआ से खेती करवाने लगी थी। जमा किया हुआ पैसा खर्च के काम आ रहा था। फसल बेचकर भी खेती के खर्च लायक पैसा निकल आता था। वो खुश है क्योंकि अब उसे किसी के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करना पड़ता। पर आंसू आज भी चेहरा भिगोते रहते हैं। वो अकेली जो है, चिर अकेली। नमस्कार।